हियर फ्रॉम टेक सेंटर। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग आरटीपी जीएसटी का सीए इंटर के लिए करने वाले हैं, जो कि इतना टफ फिलहाल तो नहीं लग रहा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है मैं भगा रहा हूँ। मेरा विजन ये है आपके लिए कि आप ये वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी 2x की स्पीड में देख सको। तो थोड़ा सा फास्ट रहूँगा क्योंकि कम से कम टाइम आपका लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें है बहुत अच्छे से समझा सको। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ तो भी इतने टाइम में आराम से हो जाएगा। फिर अगर आपको इनकम टैक्स का रिवीजन चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस डाल दिए हैं, अमेंडमेंट लेक्चर डाल दिए हैं, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी डाला हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है। आप यूट्यूब चैनल एक बार चेक करो, आपके काम की हज़ारों चीज़ें मिलेगी। और आपको क्या चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट में बता दीजिए। बेसिकली डिस्क्रिप्शन तो मैं डालूंगा तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार के लिए 10,000 तक का टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, होप सो आप वो पूरा कर दोगे। वीडियो को लाइक कर दे तो कि और लोगों तक पहुंचे। और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टैक्सेशन आईडीटी का पार्ट बी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका आरटीपी। आर यू रेडी? हाँ जी सर। 10 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन है जो कि केस सिनेरियो वाला होता है ना। तो सबसे पहले 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ फटाफट अच्छे से समझा के पूरा आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। विदुला इम्पैक्स लिमिटेड, एक विदुला करके कंपनी है, एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड का सप्लाई करता है। कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर जो है उसने अंडर जीएसटी बेस्ड ऑन इंक्वायरी फाइंड दैट कंसर्न इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ही रजिस्टर्ड द फर्म ऑन टेम्पररी बेसिस। इसका मतलब क्या है, देखो विदुला जो काम कर रही है उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो जो प्रॉपर ऑफिसर है, मतलब जो भी ऑफिसर उसका देख रहा है केस, वो क्या कर रहा है, उसने इंक्वायरी बैठाई, उसको लगा कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए तो उसने टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर दिया है विदुला को। करेक्ट है। अभी विदुला के पास क्या ऑफर है, ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। या तो उसको पता है कि रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था तो भाई चुपचाप 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर क्या करे, रजिस्ट्रेशन ले ले। दूसरा ऑप्शन उसको लगता है नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ है तो वो अपील वगैरह कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने सीखा था, तो इतना पार्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का है। आगे देखते हैं। आफ्टर being granted the registration certificate, company avail the following services for the purpose of its business। अपने बिजनेस के लिए कंपनी ने ये काम किया है, ये 2 सर्विसेज ली है। तो अपने को बेसिकली बताना है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कौन सी सर्विसेज है। आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ना तो मुझे पता है क्या पूछ रहा है। करेक्ट है। तो सबसे पहला सर्विस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड वेयर जीएसटी वॉज चार्ज एट द रेट 12%। मोटर व्हीकल का जो सर्विस था क्या वो रिवर्स चार्ज में आता था सर? हाँ जी सर आता था। लास्ट सर्विस आपने पढ़ाया था आता था। पर यहाँ पे 2 कैच है। पहला है वो सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट ने दिया है और उसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज हुआ है, 12% हुआ है, 5% नहीं हुआ है। तो ये कौन सा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा, ना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। सेकेंड पॉइंट, अपॉइंट करता है मिस्टर राजेश को एज ए टेक्निकल डायरेक्टर फॉर एडवाइजरी रोल इन अ बिजनेस एंड द पेमेंट वॉज मेड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। However, he was not an employee of the company। मतलब एक राजेश करके बंदा है जिसको क्या किया है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है, कोई टेक्निकल सर्विसेज वगैरह वो देता है पर वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय होता तो जीएसटी के सिनारियो में ही नहीं आता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आता ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्टर है पर एम्प्लॉय नहीं है, तो जो उसको पेमेंट मिलेगा उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा उस पर क्या होगा, आरसीएम आ जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। तो पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन से था, दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला जो टॉपिक था उसमें से पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, जब बिजनेस चालू था कंपनी ने इश्यू किया था एक इनवॉइस, किसको, कस्टमर को, और उसमें एरोनियसली मतलब गलती से चार्ज कर लिया था हायर वैल्यू बाय 34,000। मतलब चार्ज करना चाहिए था समझो 50,000 तो चार्ज कर लिया था 84,000, 34,000 ज़्यादा कर लिया था। सच इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 20th of Feb 2021। तो इस हिसाब से जीएसटी वगैरह भी ज़्यादा कलेक्ट कर लिया रहेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए भाई क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कन्फ्यूजन होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है क्रेडिट नोट वर्सेस डेबिट नोट का, वो आप देख लो। 10 मिनट से कम का वीडियो है, आपको ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है।
हाँ जी सर, तो ये इनवॉइस वाले चैप्टर के रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, फर्दर इन द मंथ ऑफ February 2021 द कंपनी ऑल्सो जनरेटेड एन ई-वे बिल फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गुड्स। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए एक ई-वे बिल जनरेट किया था। हाउएवर इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ ई-वे बिल द बायर कैंसल द ऑर्डर बिफोर इट्स डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री फॉर डिलीवरी। मतलब क्या किया, एक ऑर्डर आया था, उसके लिए ई-वे बिल जनरेट कर दिया। अब जैसे ही सामान निकल रहा है, माल निकल रहा है पार्टी के लिए, तो उसने कैंसिल कर दिया। तो क्या ई-वे बिल कैंसिल हो सकता है? हाँ जी सर, हो सकता है। कितने टाइम में हो सकता है? 24 घंटे में हो सकता है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पार्ट है ई-वे बिल का। ई-वे बिल। नेक्स्ट आता है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 सिंस द कंपनी वाज इनकरिंग हैवी लॉस इट अप्लाइड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 15th of March 2021. The order for cancellation was made on 30th of March 2021, effecting cancellation the registration with effect from 15th of March 2021. मतलब मार्च 21 में कंपनी को पता चला भाई भारी घाटा हो रहा है। करेक्ट है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा तो जीएसटी को भी सरेंडर करना पड़ेगा। तो कैंसिल कर रहा है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे 15th मार्च को क्या किया है? कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है। 30th of मार्च को कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर में लिखा है कि 15th मार्च से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये फाइनल रिटर्न के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइनल रिटर्न जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या कैंसिलेशन डेट विच एवर इज लेटर से 3 मंथ के अंदर, बेसिकली 90 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? 3 मंथ के अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, तो यही बेसिकली इतना डिटेल्स दिया है। अभी हमको क्या करना है? आंसर्स देने हैं। तो फटाफट 5 एमसीक्यूज है, छोटे छोटे इजी है, देते हैं। आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन विदुला नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इफ नो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इज टू बी ग्रांटेड फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। अगर टेम्पररी आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया है तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन कब तक लेना पड़ेगा? तो 90 डेज के अंदर लेना पड़ेगा। अगर एक्सटेंशन नहीं है तो 90 डेज के अंदर लेना पड़ेगा। तो आंसर विल बी बी, 90 डेज। सेकंड पे आते हैं, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, इसमें से कौन सी सर्विस में से कंपनी को रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा? तो देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देता है और 12% रेट है, तो ये तो नहीं होगा। डायरेक्टरशिप सर्विस बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस इश्यूड ऑन 20th of Feb 2021। तो ये दिन कौन सा था? ये दिन वो था जब आपने 34,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था कस्टमर से। तो अब आपको कौन सा इनवॉइस, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा? इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट करना पड़ेगा। करेक्ट है। हाँ जी सर। कंपनी नीड्स टू फाइल इट्स फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न आपको कब तक भरना पड़ता है? 3 मंथ के अंदर भरना पड़ता है फ्रॉम ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और एक्चुअल कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 30th of March आया था, 31st of March या 30th of March जो भी था, वहाँ से लेके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? कैंसिल फाइनल रिटर्न को क्या करना है? फाइल करना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30th of June। इज इट ओके? यस सर। 5वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड फॉर गुड्स इन द मंथ ऑफ February फॉर विच ऑर्डर वॉज कैंसल। ये क्या लिखा है कि आपको ऐसा कौन सा मतलब ई-वे बिल के बारे में बात कर रहा है कि ई-वे बिल आप कब तक कैंसिल आपको करना है? तो विद इन 24 आवर्स कैंसिल करना होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वंस जनरेटेड ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स, यस। 24 घंटे में आप कैंसिल कर सकते हो। क्या 48 आवर्स में कर सकते हो? नहीं। 72 आवर्स? नहीं। तो ये बी वाला क्या है? आंसर सही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बेसिकली ये दोनों अमेंडमेंट के ऊपर है। मतलब ये टाइम पे जो अमेंडमेंट छोटे छोटे आए हैं कुछ, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं। तो मैं अमेंडमेंट भी बता दूंगा, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अमेंडेड वाले भी आपको बता दूंगा कहाँ से लेने हैं, और क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Mr. Sambhu, a trader registered under GST in Delhi, is engaged in wholesale business of toys for kids. एक शंभू करके एक आदमी है जो दिल्ली का बंदा है, शंभू, ठीक है, दिल्ली का बंदा है, और ये क्या करता है? टॉयज़ को खरीदता बेचता है, होलसेल ट्रेडिंग करता है। मिस्टर नंदी, एक नंदी करके आदमी है,
वो पटियाला का है, मतलब पंजाब का है बेसिकली नंदी। रेगुलर रिटर्न फाइल करता है और बल्क में शंभू को टॉयज देता है बेचने के लिए, करेक्ट है। अच्छा सर, शंभू जो है वो टैक्स पे करता है रेगुलर स्कीम में इन दिल्ली, पर उसने अपना GSTR 3B लास्ट 2 मंथ का फाइल नहीं किया है, 2 मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं किया है। तो यहाँ पे एक रूल 138E करके होता है, वो अट्रैक्ट होगा। क्या होता है क्या नहीं होता मैं बताता हूँ। मिस्टर नंदी वॉन्ट्स टू जनरेट ईवे बिल, ये नंदी जो है ये क्या करना चाहता है, ईवे बिल जनरेट करना चाहता है। कितने का, 5 लाख रुपए का, टू बी सप्लाइड टू मिस्टर शंभू, ठीक है। ऑल्सो मिस्टर नारायण फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर शंभू फॉर परचेसिंग अ टॉयज अमाउंट टू ₹75,000। एक मिस्टर नारायण है जो कि जम्मू से है, यहाँ पे मिस्टर नारायण जो कहाँ से हैं, जम्मू से है, और इनको क्या करना है, परचेस करना है 75,000 के टॉयज फ्रॉम मिस्टर शंभू, ठीक है जी। फॉर द पर्पज ऑफ अ रिटर्न गिफ्ट ऑन हिज सन्स बर्थडे पार्टी, ठीक है, उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, उसके लिए उसको गिफ्ट करने के लिए टॉयज चाहिए। शंभू वांटेड टू जनरेट ईवे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर नारायण। जो शंभू है वो क्या करना चाहता है, यहाँ पे ईवे बिल जनरेट करना चाहता है। एग्जामिन द रेफरेंस टू द प्रोविजन अंडर GST लॉ वेदर मिस्टर शंभू और मिस्टर नंदी कैन जनरेट द ईवे बिल। क्या मिस्टर नंदी और मिस्टर शंभू ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखो सिंपल है, पहले कुछ और प्रोविजन था, अभी कुछ और प्रोविजन है, हल्का सा चेंज है जो बता देता हूँ। रूल 13080 ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। ये प्रोविजन में क्या है, बेसिकली अगर आप 2 कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड तक, मतलब अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो 2 महीने तक, क्वार्टरली करते हो तो 2 क्वार्टर तक, अगर 2 कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड तक अपना रिटर्न नहीं फाइल करते तो जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, उसके ऊपर जो आप ई-वे बिल इश्यू करते हो वो हम ई-वे बिल जनरेट नहीं करने देंगे, हम ई-वे बिल क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। पहले अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, बिफोर अमेंडमेंट दिस लाइन वॉज, ये जो लाइन है ये क्या था, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है ताकि आपको समझ सके एकदम इजी लैंग्वेज में। इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज सप्लायर और रिसिपिएंट हु, मतलब अभी क्या बोला है, सिर्फ ये जो आउटवर्ड है उसका ई-वे बिल ब्लॉक किया है, पहले जो इनवर्ड था उसका भी ई-वे बिल ब्लॉक होता था। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो उसके नीचे प्रोविजन लिखा वो 2 टैक्स पीरियड वाला जो कि मैंने सब आपको बता दिया। आपको 2 महीने के कंटिन्यूस यहाँ पे GSTR 3B उसने फाइल नहीं की है शंभू ने, तो अभी जो भी शंभू आउटवर्ड ई-वे बिल सप्लाई करेगा, यहाँ से शंभू की तरफ से जो भी ई-वे बिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। पर जो शंभू की तरफ ई-वे बिल आ रहा है वो आ सकता है, हाँ जी वो बिल्कुल आ सकता है। आंसर करें, देखें वो जो नोट्स है अभी आपने जो देखे थे, दैट इज़ बेस्ट नोट्स मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इनकम टैक्स के भी है, GST के भी है, सब उसमें एक PDF में सब कुछ है। Rule 13080 of CGST Rules 2017 contain provision pertaining to the blocking of e-way bill। ये तो सिर्फ टाइटल लिखा है। A user will not be able to generate e-way bill, और उसका जो GST नंबर है वो क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर ई-वे बिल जनरेशन। रूल 13080 अमेंड हो चुका था बाय दिस नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। वो क्या अभी बोलता है, सिर्फ आउटवर्ड जो सप्लायर है वही क्या होगा, डिफॉल्टिंग सप्लायर ही नहीं इश्यू कर सकता, जो रिसिपिएंट है वो कर सकता है, उसको कोई इश्यू नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रूल 13080 अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, एक ऐसा पर्सन जो रेगुलर स्कीम में टैक्स भरता है और उसने 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं कॉन्सिक्वेंटली नहीं फाइल किया है तो उसको डिफॉल्टिंग पर्सन मान लिया जाएगा, और उसका GSTIN नंबर सस्पेंडेड GSTIN कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल, और वो जनरेट नहीं कर सकता ई-वे बिल। हाउएवर द सस्पेंडेड GSTIN कैन गेट द ई-वे बिल फ्रॉम जनरेटेड रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर। मतलब ये समझो इसने रिटर्न नहीं फाइल किया, वो अपना शंभू ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ये जो है ई-वे बिल क्या नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर सकता। पर ये लाइन का मतलब क्या है, ये ई-वे बिल ले सकता है। हाउएवर द सस्पेंडेड GSTIN ने जो है वो क्या कर सकता है, कैन गेट द ई-वे बिल जनरेटेड एज अ रिसिपिएंट, या तो ये रिसिपिएंट है या ट्रांसपोर्टर है तो ये ले सकता है पर ये दे नहीं सकता। इज इट क्लियर?
हाँ जी सर। इन अदर वर्ड्स, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ई-वे बिल जनरेशन एज पर रूल 130/80. ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन. थियरी है भाई, सिंपल. अब इसमें क्या समझाना. सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. दस अप्लाइंग द अबव प्रोविजन देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग ई-वे बिल बाय मिस्टर नंदी एज अ नंदी हु इज मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई. तो नंदी की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसने थोड़ी कुछ चोरी किया, वो तो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है. पर ब्लॉक किसके केस में होगा? मिस्टर शंभू के केस में होगा. जो नारायण को सप्लाई करेगा उसमें वो ई-वे बिल नहीं कर सकता. ई-वे बिल नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, तो वो सेल्स भी नहीं कर सकता. बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. ये भी आपका अमेंडमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन डाला हुआ है. लेट फीस गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किया है कि मैक्सिमम लेट फीस कितना होगी अगर आप क्या नहीं करोगे, रिटर्न फाइल नहीं करोगे. तो अमेंडमेंट लेक्चर में पूरी तरीके से डिस्कस कर लूँगा. यहाँ पे जितना रेलेवेंट पोर्शन है उतना मैं यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैक्सिमम लेट फीस पेएबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेइंग द फाइलिंग फॉर्म GSTR 13B47 रैशनलाइज सेक्शन 47 एक्ट स्टिपुलेटेड अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिले ऑफ एनी फॉलोइंग रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स. तो इतना आपको ये जो लेट फीस वाला कॉलम है उतना आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगा. और ये CGST में है, मतलब उतना का उतना SGST में भी आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा. सिंपल. नील रिटर्न आपका GSTR 1 या GSTR 3B में नील रिटर्न है तो आपको 250 रुपये का क्या करना पड़ेगा, 250 रुपीज़ का लेट फीस देना पड़ेगा. अगर GSTR 1 और GSTR 3B में रिटर्न आपका जो है उसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ तक है तो 1000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ का CGST में लेट फीस देना पड़ेगा. अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2500 का लेट फीस देना पड़ेगा. उससे भी ज़्यादा है तो 5000 रुपीज़ का लेट फीस देना पड़ेगा CGST में, और उतना का उतना SGST में देना पड़ेगा. क्लियर? हाँ जी सर. तो ये लेट फीस के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है. मिस्टर आयुष्मान, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग इंट्रा स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर 1.2 करोड़. 1.2 करोड़ है, मतलब सेकेंड केस में फॉल होता है. इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसने GSTR 3B नहीं फाइल किया है फॉर द मंथ ऑफ September 21 बाय 10th November 2021. 10th नवंबर तक फाइल नहीं किया है. द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल फॉर द मंथ इज 8 लाख. ऑल हिज सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट सप्लाईज. इज देयर एनी लेट फीस पेबल फॉर द सेम? क्या लेट फीस लगेगा? हाँ जी बिल्कुल लगेगा. इफ़ यस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लेट फीस? तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ 1.2 करोड़ है तो ये देखो लिमिटेड टू 1.5 करोड़ में 1000 CGST और 1000 SGST. सिंपल. सेकेंड पे आते हैं. विल योर आंसर बी डिफरेंट इन ए इफ आयुष्मान हैज इंट्रा स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. 5 करोड़ मतलब अब 1.5 करोड़ क्रॉस हो रहा है बट 5 करोड़ तक जा रहा है तो 2500 CGST और 2500 SGST का आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फीस देना पड़ेगा. 2500 CGST, 2500 SGST. नेक्स्ट आते हैं. विल योर आंसर बी डिफरेंट इन ए इफ टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ September इज नील. अगर नील है तो क्या करना है, नील है तो भाई बड़ा ही सिंपल है, 250 के हिसाब से लग जाएगा. इज इट क्लियर? आंसर देख लेते हैं फटाफट. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्शन 47 के हिसाब से ये जो अमेंडमेंट आया है उस हिसाब से रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, अगर वो नहीं रिटर्न फाइल कर पाता सेक्शन 39 मतलब 3B वाला, तो वो ड्यू डेट से पहले उसको लेट फीस पे करना पड़ेगा 1000 CGST का, 1000 SGST का, तो टोटल 2000 हो जाएगा. दस लेट फीस कितना पे करना पड़ेगा, 2000 का, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 1000 लग जाएगा. सेकंड केस में अगर 5 करोड़ तक टर्नओवर होता है तो 2500 CGST और 2500 SGST, टोटल कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा. और तीसरे में 250 CGST क्योंकि नील टैक्स है तो, और 250 SGST, टोटल आपका 500 रुपीज़.
इज इट क्लियर? ये आरटीपी का भी मैं पीडीएफ चाहिए तो ये अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सब कुछ आपको एक जगह से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं वो आपका सॉल्यूशन करने का पूरा ट्राई करूँगा। इज़ इट क्लियर? यस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा इंटेंड्स टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट इन हरियाणा। एक एक्स करके आदमी है जो हरियाणा में रहता है, उसने सोचा है मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करूंगा हरियाणा में वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट पे जा जाके। ही हैज़ टेकन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में उसने क्या कर लिया है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। However, he has not commenced the business till December due to lack of working capital. वर्किंग कैपिटल नहीं था, इसकी वजह से वो दिसंबर तक बिजनेस कर ही नहीं पाया। मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उसने 9 मंथ तक बिजनेस नहीं किया है। द प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो, मतलब खुद से प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर एक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज वैलिड इन लॉ। तो क्या ये एक्शन जो लिया है प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है? देखो बेसिकली 5 पहले मैंने पॉइंट बताए थे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर खुद से सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है। या तो आपने एक्ट या रूल में कुछ तो कॉन्ट्रावेंशन किया है, या आपने कंटिन्यूस 3 टैक्स पीरियड तक, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, आप नॉर्मल हो 6 महीने तक आपने नहीं किया है रिटर्न फाइल, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके बैठे थे पर 6 महीने तक आपने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया है, यहाँ पे 9 मंथ तक नहीं किया है, और 5वां था कि अगर आपने फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट वगैरह के मिस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो ये सब केस में वो कर सकता है कैंसिल। तो ये चौथे पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे भी आपका प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। मिस्टर एक्स हैज़ अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब जो आपने कैंसिलेशन किया है उसको वापस रिवोक कर दो, मतलब वापस उसको ले लो, हमारा रजिस्ट्रेशन चलना चाहिए। उसने अप्लाई कर दिया है आफ्टर 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। जब कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उसके 40 दिन के अंदर अंदर उसने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है रिवोकेशन के लिए। डिपार्टमेंट ने कंटेंड किया है कि दैट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी मेड विद इन 30 डेज। डिपार्टमेंट बोलता है आपने यहाँ पे किया है रजिस्ट्रेशन का, कैंसिलेशन का, रिवोकेशन का ऑफर या एप्लीकेशन, आप यहाँ तक 30 डेज तक ही कर सकते थे, इसके बाद नहीं कर सकते थे। करेक्ट है। हाउएवर मिस्टर एक्स का बोलना यह है कि पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मे बी एक्सटेंडेड ऑन सफिशिएंट ग्राउंड। मिस्टर एक्स बोलता है कि आपने जो बोला है 30 डेज वाला वो बात सही है, पर ये एक्सटेंड हो सकता है ऑन सफिशिएंट ग्राउंड पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ कंटेंशन रेज बाय डिपार्टमेंट एंड मिस्टर एक्स। आपको ये बताना है मिस्टर एक्स सही बोल रहा है कि डिपार्टमेंट सही बोल रहा है। देखो डिपार्टमेंट सही पहले ये बोल रहा है कि 30 डेज का टाइम लिमिट है, वो सही है, पर ऐसा नहीं है कि 30 डेज क्रॉस नहीं हो सकता। 30 डेज का टाइम है प्लस 30 डेज मिल सकता है, इसके अलावा और 30 डेज मिल सकता है। अगर आप जॉइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर एडिशनल कमीशन का परमिशन लाते हो तो आपको 30 डेज का टाइम लिमिट मिलता है। अगर कमिश्नर का भी आपने ले लिया सफिशिएंट ग्राउंड पे तो आपको और 30 डेज का मिल सकता है। करेक्ट है। तो मिस्टर एक्स सही है। पहले में डिपार्टमेंट सही था, वो सुओ मोटो कैंसिल किया था, वो कैंसिल बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट है। बट 30 डेज में ही एप्लीकेशन आना चाहिए, ये कंटेंशन सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद आ सकता है अगर प्रॉपर सफिशिएंट कॉज वगैरह हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं एक बार। एज पर सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट 2017 प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन वो डेट से या रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, जैसे उसको सही लगे। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रावेन किया है सच प्रोविजन, या पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था उसने 3 कॉन्सिक्वेंट पीरियड तक नहीं किया है रिटर्न फाइल, या आपने 6 महीने तक नहीं किया है नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन ने, फिर आपने 6 महीने तक क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, आप बिजनेस ही नहीं स्टार्ट कर रहे हो, और लास्ट में आपने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट के बिहाफ पे क्या रजिस्ट्रेशन लिया था, तो ये 5 केस में वो सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे तो सही है। दस इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजन सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्स बाय प्रॉपर ऑफिसर इज वैलिड इन लॉ। करेक्ट है। Since voluntary registered person has not commenced his business within 6 months from date of registration, तो यहाँ तक तो पहले पार्ट का आंसर दे दिया। फर्दर
where the registration of person is cancelled by suo motu by proper officer, such registered person may apply for revocation of cancellation to such proper officer within 30 days. करेक्ट है. हाउएवर वो 30 डेज क्या हो सकता है, सफिशिएंट कॉज पे एक्सटेंड हो सकता है बाय रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. बट कितना मैक्सिमम हो सकता है, नॉट एक्सटेंडिंग 30 डेज, मतलब प्लस 30 डेज और हो सकता है अगर असिस्टेंट और एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर रीजन रिकॉर्ड करते हैं, और उसके आगे भी 30 डेज हो सकता है अगर कमिश्नर करता है. So considering the above provision, the contention of department is not valid as extension जो है वो मिल सकता है from revocation of cancellation का जो डेट दिया है. The contention raised by Mr. X is valid in law since extension of time limit is allowed on sufficient cause being shown and reason to be recorded in writing. Is it correct? हाँ जी सर, सिंपल चीज़ है, इतना कुछ महान नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि एक एग्जाम्पशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 तो पूरा थियोरेटिकल. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, गीता सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट. The company provides the following information in respect of services during the month of April. मतलब ये जो गीता सर्विस लिमिटेड है ये सर्विसेज देती है किसको, गवर्नमेंट को. अपने को बताना है कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है बेसिकली. सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स. देखो कोई तरीके का गुड सप्लाई नहीं किया है, सिर्फ प्रॉपर सर्विस है. कौन सी सर्विस है, मैन पावर सप्लाई करने की. तो देखो 100% सर्विस है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बट अगर कंपोजिट सप्लाई होता है जिसमें गुड्स भी है सर्विस भी है, तो अगर गुड्स 25% तक है, कितना 25% तक है, तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये तो पूरा सर्विस है तो ये तो पूरा एग्जाम्प्ट है. अगर गवर्नमेंट को दिया उसमें 25% तक गुड्स है तो चल जाता है, 75% तक सर्विस है तो चल जाता है. बट ये केस में तो पूरा एग्जाम्प्ट है, तो पहला पार्ट क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप ओन बाय गीता Services Limited by way of sale of sugar under public distribution system against consideration in a form of commission. मतलब राशन की दुकान, बेसिकली राशन की दुकान होती है ना, उसका सर्विस अगर दे रहे हो तो ये तो साफ साफ एंट्री पढ़ाया था मैंने कि एग्जम्प्ट हो जाता है. तीसरा, सर्विस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स in a municipal area involving replacement of defunct lights and other spare part along with maintenance. Generally replacement of defunct lights and the other spare constitutes 35% of supply of service. मतलब ये गीता है, ये गवर्नमेंट है. करेक्ट है. गीता सर्विसेज यहाँ पे आपको सर्विस देता है, जो भी आपका लाइट वगैरह लगा रहता है रोड पे उसके लिए, उसमें 65% पोर्शन सर्विस का है और 35% सर्विस स्पेयर पार्ट या फिर जो लाइट ख़राब हो जाती है डिफंक्ट लाइट को रिप्लेस करने का है. तो यहाँ पे देखो 35% हो गया गुड्स का पार्ट. अगर ये 25% तक होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, 35% तक है तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. इज इट सिंपल. चौथा पॉइंट, services of brochure distribution provided under a training program for which 70% of total expenditure borne by the government. ये भी ये टाइम पे एक अमेंडमेंट आया था, छोटा सा बताता हूँ मैं. अमेंडमेंट इन एग्जम्पशन, ये पहला ही. अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है और उसमें 75% या उससे ज़्यादा का खर्चा गवर्नमेंट बॉर्न करता है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पहले 100% था, उसको 75% किया है. करेक्ट है. हाँ जी सर, करेक्ट है. तो यहाँ पे तो कितना गवर्नमेंट ने किया है, 70 किया है, 75 नहीं किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. सिंपल. हाँ जी सर. तो ये हो गया, पहली दो सर्विस एग्जेम्प्ट है, दूसरी दो टैक्सेबल है. उसका रीज़न भी मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है. अमेंडमेंट के नोट्स आप कहाँ से ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो. नीचे आप इसका सोल्यूशन रीड कर सकते हो. मैंने बेसिकली इसका रीजनिंग दे दिया है आपको, तो अभी आप पढ़ सकते हो. लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके फ्रेंड को या आपको कोई क्लासेस वगैरह चाहिए फॉर टैक्सेशन, तो आप रेफरेंस दे सकते हो मेरा. सो इट विल हेल्प मी, ये मेरी हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रेस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज ऑन द यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. वाइड रूल
86B of CGST Rule Act 2000 Rules 2017. Is there is any exception to Rule 86B? If yes, state the exception. तो जो Rule 86B है उसकी क्या एक्सेप्शन है उसके बारे में पूछा है। तो थियरी है, फटाफट बात कर लेते हैं और यहाँ पे आपका RTP क्या हो जाएगा, GST का डन हो जाएगा। रूल 86B पढ़ते थे, वो कोविड की वजह से मैंने बताया था ना, वो 1% वाला आया था रूल 86B लास्ट टाइम, करेक्ट है। लास्ट टाइम ही अमेंडमेंट आया था नवंबर दिसंबर में ये चीज़, तो वही उसका एज इट इज़ पूरा प्रोविज़न पूछ लिया है। तो ये आपको जस्ट रीड करना है। और रूल 86B का पूरा लेक्चर मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम अमेंडमेंट आया था तो लास्ट टाइम के अमेंडमेंट लेक्चर में ये एज इट इज़ इंक्लूडेड है। तो दैट्स इट। वही पूरा का पूरा जो सेक्शन है वही यहाँ पे लिख दिया है, उसके चारों जो भी एक्सेप्शन है वो एज इट इज़, तो ये आप रीड कर सकते हो। सो डन विथ RTP। और कुछ आपको इनकम टैक्स का, RTP का और GST के रिवीजन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कुछ ही टाइम में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो, वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे देख के पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम बचता है। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड।